खुशियां प्राप्त की है या पैसे प्राप्त किए हैं, अचानक उनको दे हैव नॉट गॉट दीज थिंग्स बाय एक्सीडेंट। उनको अचानक ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठे और देखा कि पैसा पड़ा हुआ था। नो, ये हमेशा से लोगों ने इसको सीखा है और इंप्लीमेंट किया है। बिना सीखे हुए दुनिया में कोई भी सफलता आपके पास नहीं आ सकती है। लेकिन सफलता के लिए जरूरी क्या है? क्यों कुछ लोगों को सफलता मिलती है? क्यों कुछ लोग इस दुनिया में असफल हो जाते हैं? देखिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान में हमने चंद बातों को जाना। एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। सपने सत्य होते हैं, सपने सच होते हैं, सपनों में शक्ति होती है। कई बार हमने सुना है इसी स्टेज से, सीडीज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज, है ना? ड्रीम्स के बारे में सोचिए, ड्रीम्स के बारे में बोलिए और तब ड्रीम्स को आप प्राप्त करते हैं, अपने गोल्स को प्राप्त करते हैं। कितनी बार हमने सुना है। लेकिन यहां पे हम कुछ और भी बातें बताएंगे कि जिंदगी में जो भी लोग सफल हुए हैं, जिंदगी में जितने भी आप सफल लोगों को आप देखेंगे, तो सफलता हर एक आदमी में एक गुण का उसने समावेश किया है, और वो गुण है कि उनको गोल सेट करने की आदत थी। जब तक कोई भी आदमी गोल सेट आप नहीं करते हैं, तब तक आपकी जिंदगी में मिशन नहीं आते हैं, आपकी जिंदगी में वो सीरियसनेस नहीं आती है, आपके कदम सही डायरेक्शन में बढ़ते नहीं हैं। हम लोगों ने जब डायमंडशिप अपनी कंप्लीट कर ली, तो 2 महीने तक हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि वो 2 महीने हमारे जिंदगी के सबसे खराब लम्हे थे, और हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत क्षण वो थे जो पिछले के 6 महीने थे, जिसमें हम अपनी डायमंडशिप के लिए यत्न कर रहे थे। हम उस दौरान में मात्र 3-4 घंटे हम लोग सोते थे, लेकिन वही जिंदगी हमें ज्यादा प्यारी थी। तो जिंदगी में आपके पास एक गोल होना निहायत ही जरूरी है, बिकॉज वो आपके अंदर में एक सीरियसनेस लाता है, आपके जिंदगी में एक पर्पस लाता है, आपके हर मिनट का, हर क्षण का, हर एक दिन का, हर एक हफ्ते का, हर एक महीने का, हर एक साल का एक उद्देश्य देता है आपको कि आप सुबह उठकर आप क्या करेंगे। जिसके पास गोल होता है वो आदमी उत्साहित होता है, वो आदमी एक्साइटेड होता है, वो पर्पसफुल होता है, उसके कदमों में कॉन्फिडेंस होती है, उसके बातचीत करने में पर्पस होता है। वो जब हैंडशेक करता है तो वहां कुछ बात होती है, जब वो बुक्स पढ़ता है तो वहां बात होती है, जब वो सीडी सुनता है तो बात होती है, जब वो सोता है तो उसमें भी एक बात होती है, उसके हर कदम पे एक बात होती है। बिना गोल के आदमी लिस्टलेस हो जाता है। जिसके पास गोल नहीं है, मैंने बताया कि जो 2 महीने हमारी जिंदगी में गोल नहीं थे, तो आई वॉज सॉर्ट ऑफ लिस्टलेस। मैं क्या करूं, मैं सोचता था कैसे इसको एंजॉय करूं, और पूरा का पूरा दिन बीत जाता था, हमें पता नहीं चलता था मैं क्या करूं। और तब 2 महीने के बाद मैंने फिर से अपना एक गोल बनाया। मैंने 2 महीना कंप्लीट एंजॉय किया अपनी डायमंडशिप को, और 2 महीने के बाद फिर से हम लोगों ने अपना गोल सेट किया, एंड वी आर अगेन एक्साइटेड। और जब हम एक्साइटेड हुए तो हमारी 7 लेग हमारी नजर आती थी, 8वीं लेग हमें नजर नहीं आती थी, बट पता नहीं कहां से हमारी 8वीं लेग हमारी बिल्ड हुई, और 2 महीने में वो 12% चली गई। और अभी हम लोगों ने इस महीने में भी, अभी 3 दिन पहले हमने अपनी फिर से एक और लेग डाल दी है, उसके नीचे भी एक स्पॉन्सरिंग मैं करके आया हूं। अभी हमारी बहुत सारी नई लेग हमारी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमने अपना एक नया गोल सेट कर लिया है। वी आर अगेन फायर्ड अप, वी आर अगेन एक्साइटेड। और जब आपके पास गोल नहीं होता है, आप लिस्टलेस होते हैं, मैं बता रहा हूं। और आपके साथ भी जो आपकी जिंदगी में है कि आपके पास अगर पर्पस नहीं है, तो आपके पास जिंदगी में आप डिमोटिवेशन आ जाती है, आपको पता नहीं चलता है कि वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ, है ना? और जब गोल आप सेट करते हैं तो मोस्टली टाइम क्या होता है कि गोल हम लोग सेट करते हैं और उसके बाद उसको अचीव करने के बारे में सीरियस हम नहीं रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वही पुरानी कहानी, गोल्स आर देयर टू बी मिस्ड। जबकि मैं सही में बताऊं कि गोल्स आर देयर टू बी अचीव्ड, है ना? बिल ब्रिट हमेशा एक बात बोलते हैं कि यू मस्ट ऑलवेज हैव अ गोल इन लाइफ। यू सेट अ गोल एंड देन हिट दैट गोल, एंड देन सेट अनदर गोल, एंड देन हिट दैट गोल, एंड सेट अनदर गोल। और जिंदगी में हमेशा गोल सेट करते रहिए, और जब आप ऊपर जाए, यू शुड हैव 1 गोल अनफुलफिल्ड। आपका एक गोल ऐसा होना चाहिए जो आपने पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अब जिंदगी आपके सामने नहीं बची है। अगर जिंदगी रहती तो वो गोल भी पूरा कर देते। दिस इज व्हाट बिल ब्रिट सेज। और गोल के अचीवमेंट में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे, यू विल नॉट बिकम सीरियस टुवर्ड्स दैट गोल। दैट हैज टू बी फिक्स्ड, दैट टाइमलाइन हैज टू बी कन्वर्टेड इन द डेडलाइन। यू हैव टू एंश्योर अ डेडलाइन। व्हाट इज डेडलाइन? डेडलाइन क्या होती है? वाइल्ड वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो काउबॉयज होते थे, टोपी लगाते थे, घोड़ों पे चलते थे, और वो लोग किसी न किसी राजा लोग उनको हायर करते थे, अपने यहाँ के जो प्रिजनर्स होते थे उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उनको सैनिकों के रूप में भर्ती करते थे।
और जब एक जगह से दूसरी जगह वो सैनिकों को ले जाते थे तो रात्रि में विश्राम करने के लिए वो एक जगह पे रुकते थे, अपने घोड़ों को बांध देते थे और कैदियों को एक जगह हडल टुगेदर कर देते थे और वो चारों ओर एक लकीर खींचते थे और वो लकीर बोलते थे कि इस लकीर के बाहर कदम मत रखना। और जो भी प्रिजनर उस लकीर से बाहर कदम रखने का प्रयास करता था, he was immediately shot dead. And from that time onward, that line is used to be known as the dead line. आपकी गोल उस दिन अचीव हो जाएगी जिस दिन आपकी टाइम लाइन आपकी डेडलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। When we were chasing our diamond ship, जब हम अपनी डायमंड शिप को चेस कर रहे थे, 31 अगस्त के बाद कोई दिन नहीं था। That was our deadline. हमें वो कंप्लीट करनी ही थी और यही कारण था कि हमने अपने गोल को कंप्लीट किया। Because we took our timeline as our deadline. We converted our timeline into our deadline. और पावर ऑफ रिटन गोल्स को हमेशा लिखिए। रिटन गोल्स में एक पावर होती है। अब देखिए, ये जो रिटन गोल होते हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी आर ऑल बिल्डिंग दिस बिजनेस इन आवर पार्ट टाइम। हम लोग सारे लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड इट्स नॉट इजी टू कीप आवर फोकस ऑन द बिजनेस, है ना। ये आसान नहीं है कि इस पार्ट टाइम के बिजनेस पर कैसे फोकस रखें। और उस फोकस को बनाए रखने के लिए आपको रोज अपने गोल को अपने आप को रिमाइंड करानी होगी और रिमाइंड कराने के लिए लिखने से बढ़िया रास्ता कुछ भी नहीं होता है। और ये चीज हमने इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान में हमने जानी, हमने सीखी। लेकिन गोल को अचीव करने के लिए कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। आपने बहुत सारे मैकेनिकल कामों को तो किया, आपने गोल भी सेट किया, लिखा भी, लेकिन एक चीज की जरूरत है गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। यू नीड अ पैशन, यू नीड अ बर्निंग डिजायर। जब तक वो अग्नि आपके अंदर से नहीं, जब तक वो आग आपके अंदर में नहीं होगी, गोल तो बहुत सारे लोग सेट करते हैं, लिखते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अचीव करने के लिए वो जो मादा चाहिए, एक बर्निंग डिजायर चाहिए। उस बर्निंग डिजायर को लोगों को लाने में बहुत दिक्कत होती है। बर्निंग डिजायर क्या होती है? एक पुरानी स्टोरी हमें याद आती है। एक बार ग्रीक की गलियों में उस व्यक्ति का नाम था सॉक्रेट्स। ही वॉज गुरु ऑफ प्लेटो, प्लेटो वॉज गुरु ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल वॉज गुरु ऑफ अलेक्जेंडर। लेकिन मैं सॉक्रेट्स की बात कर रहा हूं। सॉक्रेट्स बदन हाथ से भी बहुत ही मजबूत आदमी था। वो जा रहा था ग्रीक की गलियों में, तभी अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे बोला कि सॉक्रेट्स, मैं आपका शिष्य बना, सॉक्रेट्स आई वांट टू बी योर डिसाइपल। तो सॉक्रेट्स ने सुना नहीं, अनसुना कर दिया, वो चलता गया आगे। अगले दिन फिर उसी चौक पे वो व्यक्ति फिर उससे मिलता है और बोला, सॉक्रेट्स यू डिडंट हियर मी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। सॉक्रेट्स चलता रहा और उसने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और सॉक्रेट्स उसको ले जाता है, बोला कि मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे पीछे आओ। सॉक्रेट्स उसको ले जाता है नदी की तरफ, नदी में नहाने लगता है, उसको भी बुला लेता है कि तुम भी आओ नहाओ। और सॉक्रेट्स, मैंने बताया कि बहुत ही मजबूत आदमी था, उसने क्या किया कि उस शिष्य जो बनना चाहता था उसको ऐसे गले में पीछे से पकड़ा और पकड़ के उसने उसको पानी में डुबा दिया। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन इतना मजबूत वो हाथ था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। वो छटपटाने लगा, सॉक्रेट्स उसको पानी में दबाए रहा, उसका हाथ छटपटाने लगा, फिर भी सॉक्रेट्स ने हाथ का दबाव नहीं छोड़ा, उसका पांव बाहर आ गया, वो पांव से छटपटाने लगा, ऐसा लगा कि अब वो बचेगा नहीं। और लेकिन सॉक्रेट्स अपने दबाव को दबाए हुए था, उसके गले से सांस निकलनी बंद हो जाती है, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है, और जब ऐसा लगता है कि उसकी सांस रुकने ही वाली है, सॉक्रेट्स अचानक उसको बाहर निकालता है और उसको मुंह से वो श्वास देता है। जब उस आदमी ने कॉन्शियसनेस को रिगेन किया, व्हेन ही रिगेन्ड द कॉन्शियसनेस, वो आदमी सॉक्रेट्स को देखते हुए बोला कि बड़ा पागल आदमी हो यार तुम। सॉक्रेट्स बोला क्या हुआ? बोला कि मैं तुम्हारा शिष्य बनने आया था और तुम मुझे मारना चाहते थे। बोला कि गलत, मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर में सीखने की इच्छा कितनी बलवती है। सीखना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा तुम्हारे अंदर में कितनी मजबूत है। तो जिस दिन गोल अचीव तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए वो बर्निंग डिजायर जिस दिन आपकी मौत से भी ज्यादा बढ़ के हो जाएगी, उस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। यू नीड अ बर्निंग डिजायर, यू नीड अ बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। वो कहते हैं ना, इश्क जब हद से गुजर जाए तो प्यार होता है, उसको हद से गुजारना होता है, अदरवाइज जमाना के लोग उसमें तकलीफ डालते रहेंगे। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। गोल को अचीव करने के लिए एक फोकस की भी जरूरत है ना। हमने अपने इतने दिनों के दौरान में बहुत सारी स्टडीज की, हमें किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और पिछले 8 वर्षों के दौरान में तो वैसे ही हमने किताबें पढ़ी है। अगर हमारे बच्चे जब प्लेटफॉर्म वगैरह पे या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारे यहाँ झगड़ा किसी और चीज, ड्रेस और बाकी चीजों के लिए नहीं होता है, बुक्स के लिए होता है।
हमारे बच्चे भी बहुत बुक्स पढ़ते हैं, हमारी पत्नी भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूं। दुनिया में जितनी भी विफलताएं हुई हैं उसमें से मोर देन 90% हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ ब्रोकन फोकस। जब आपके फोकस गड़बड़ा जाती है, जब आपकी फोकस में परेशानी आ जाती है, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, जब आपको मालूम नहीं चलता है कि जिंदगी में प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, जब आपकी फोकस इधर की उधर वेवर कर जाती है, देन यू मिस योर गोल्स। आप जब भी किसी गोल को चेज करें, यू मस्ट नो देयर इज अ वर्ड, एक शब्द है प्लान्ड नेग्लेक्ट। कुछ ऐसी अनइंपॉर्टेंट चीजों को आपको प्लानिंग के रूप में नेग्लेक्ट करनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे लिए रिक्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हम लोग बैंक की तरफ से हमें घूमने को मिलता था, लेकिन हमने 2 अपनी LFC हमने छोड़ी है, हमने प्लानिंग के तहत उसको छोड़ी है। ऐसा नहीं कि वो छूट गया, क्योंकि हमारे लिए हमारी गोल इंपॉर्टेंट थी। हमने बहुत सारे घर के कामों को नहीं किया, बहुत सारे शादी में हम नहीं गए, बहुत सारे रिलेशनशिप में हम लोग नहीं गए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 वर्षों से हम लोगों ने सिर्फ 2 काम किए हैं, नौकरी की है और बिजनेस किया है। नौकरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 10 बजे से 7 बजे तक नौकरी की है और 7 बजे से अगले दिन सुबह के 10 बजे तक हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। हमने अपनी फोकस को कभी वेवर करने नहीं दिया है। एंड देन वी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोन से भी ले सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू कीप द फायर बर्निंग। वो फायर, वो क्षमा जलती रहनी चाहिए आपके अंदर, वो फायर जलती रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे यहां हम लोगों के, जब हमारी डायमंड शिप के दौरान में हमारी सोफा टूट गई, हमारी सोफा टूटी तो हमारी पत्नी ने कहा कि सोफा मंगा लेते हैं, पैसे भी थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सोफा अभी नहीं मंगाएंगे। और डायमंड शिप के 4 महीने लोग हमारे यहां आते थे तो जमीन पे बैठते थे, क्योंकि हमारी फोकस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हमने किसी और चीज को नहीं लिया। अभी हमारी वो पुरानी गाड़ी पे ही हम चल रहे थे, जो आज से 5 साल पहले हमने ली थी। और जब हमारी डायमंड शिप कंप्लीट हुई, तब हमने अपनी पत्नी के लिए एक दूसरी गाड़ी हमने दी। लेकिन उस दौरान में हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारा फोकस हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को हमने समझा। फोकस की इंपॉर्टेंस को समझनी है तो जाकर उस एथलीट से पूछिए जिसने कि 1 मिनट का फोकस लूज किया और वो किसी रेस में बाहर हो गया। जाकर उस क्रिकेटर से पूछिए जिसके पास बहुत ही मान सम्मान था, बहुत ही पैसा था, लेकिन 1 मिनट उसने फोकस को लूज किया और उसकी सारी इज्जत धरी की धरी रह गई। 1 मिनट का फोकस एक एथलीट से उसका पूरा वेल्थ, उसकी पूरी रेपुटेशन, उसकी पूरी इज्जत वहां से चली जाती है। एक क्रिकेटर की पूरी इज्जत, पूरे पैसे, पूरे सम्मान सिर्फ थोड़ा सी फोकस के वेवरिंग की वजह से वो अपनी खो देता है। जाकर उस व्यक्ति से पूछिए कि ब्रोकन फोकस का क्या डिजास्टर होता है ना? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेवर चेज 2 रैबिट्स इन योर लाइफ। कभी भी 2 चीजों के पीछे मत भागिए, दोनों ही आपसे निकल के चली जाएंगी। जब पुराने जमाने में विश्वामित्र की तपस्या होती थी तो विश्वामित्र की तपस्या और कुछ नहीं थी, वो उनकी फोकस थी। तपस्या मीन्स फोकस। उन्होंने किसी चीज पे ध्यान इंगित किया और उस पर अपने आप को कंसंट्रेट किया, और उनके फोकस को तोड़ने के लिए लोग अप्सराओं को भेजते थे। हमारी भी डायमंड शिप, आपने भी गोल बनाए होंगे, एमराल्ड शिप की, प्लैटिनम शिप की, डायमंड शिप की, और यहां पर अप्सराएं तो नहीं आती है, लेकिन बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती है। कभी जॉब की प्रॉब्लम, कभी डाउनलाइन की प्रॉब्लम, कभी सोसाइटी की प्रॉब्लम, कभी समाज की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। बट अगर आपने अपने फोकस को नहीं खोया तो आज नहीं तो कल आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। आपको उससे कोई भी नहीं रोक सकता। और ब्रोकन फोकस के बारे में मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि डिविएशन कॉजेज डिजास्टर। थोड़ा सा भी डेविएशन है, इट कैन कॉज डिजास्टर। देखिए, एनिमल ट्रेनर सर्कस में जो जानवरों को जो सिखाते हैं, जो शेर को सिखाते हैं, जो शेर को ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग बड़े ही मजबूत लोग होते हैं। लेकिन मजबूत के साथ साथ, ताकतवर दिल से बहुत ही मजबूत होने के साथ साथ वो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं। जब एक एनिमल ट्रेनर किसी शेर को ट्रेनिंग देने के लिए एक शेर के पिंजड़े में जाता है तो उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। उसकी कमर में खोसा हुआ एक रिवॉल्वर होता है जिसकी एक गोली से शेर घायल हो सकता है या मर सकता है। उसकी बगल में एक चाबुक भी होता है, वो इलेक्ट्रिकल चाबुक होता है ना, वो भी उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है। लेकिन इन सब से भी बढ़ के एक और बहुत ही मजबूत हथियार उनके पास होता है, और वो हथियार होता है एक स्टूल, एक टेबल। और टेबल का क्या होता है कि टेबल के 4 कोने होते हैं, उसका जो बैठने वाला सिरा है वो अपने सीने पे दबाता है, और जब शेर उसके ऊपर झपटता है वो टेबल को आगे कर देता है। शेर अचानक उसके 4 पांवों को देखता है और वो कंफ्यूज कर जाता है कि किस पर मैं अपने ध्यान को कंसंट्रेट करूं। वो उसके बाद डिसेबल हो जाता है और उसका माइंड पैरालाइज हो जाता है, और वो सबमिट कर देता है उस एनिमल ट्रेनर को, और उसके बाद एनिमल ट्रेनर जो चाहता है उससे वही करवाता है, एक स्टूल से। क्योंकि स्टूल में उसके फोकस को डेविएट करने की शक्ति होती है। तो अगर एक डेविएटेड फोकस अगर एक शेर को पैरालाइज कर सकता है, तो एक डेविएटेड फोकस आपके साथ क्या है वो क्रिएट कर सकता है। यू कैन वेल इमेजिन इन योर लाइफ।
दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन लर्निंग द स्किल। हमने अभी कहा कि स्किल इज इंपॉर्टेंट है ना। बाइबल में कहा है कि मैन विदाउट स्किल विल पेरिश, और गीता में भी कहा गया है कि आप जो कुछ भी करें उसमें अपनी स्किल को इस्तेमाल करें। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, हमने देखा है अपने 8 सालों के दौरान में, और एक स्टडी किया है हमने, और बहुत ही वैलिड स्टडी किया है। आप जिन भी लोगों को स्टेज पर देखेंगे वो वैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाए, अपनी जिंदगी में उन्होंने चेंजेस लाई है, चेंजेस को एम्ब्रेस किया है, अपनी स्किल को ठीक किया है। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते थे मेरे दादाजी भी वैसे थे, मेरे पिताजी भी वैसे हैं, हम कैसे बदलेंगे? नहीं बदलोगे तो नहीं पैसा आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ज्वाइन किया था तो एकदम डिफरेंट थे, और आज कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके हैं। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हमारे पास भी बहुत ईगो था, हम लोग किसी लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते थे, बड़ी ही अजीब बात लगती थी कि कोई हमें सिखा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि हम लोगों ने इस बिजनेस में रहने के दौरान में सीडीज के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से, हम लोगों ने बुक्स के माध्यम से, एसोसिएशन से हम लोगों ने सीखा, इस बिजनेस को करने के तरीकों को सीखा, किस तरीके से हैंडशेक करते हैं, किस तरीके से हम लोग लोगों से बात करते हैं, नए लोगों से बात कैसे करनी है, हमने पवन जी से सीखा। आज भी कोई नया आदमी हमारे सामने खड़ा होता है तो मैं जब भी उससे बात करना चाहता हूं तो मैं माइंड में पिक्चराइज करता हूं कि अगर पवन जी यहां पे रहते तो कैसे बात करते, कैसे वो मुस्कुराते। इन सारे स्किल्स को हम लोगों ने लोगों को देख के सीखा है। और अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, यू नीड टू लर्न दोज स्किल्स। सिर्फ कमिटमेंट जरूरी नहीं है, आपको अंदर में कुछ क्वालिटी भी डेवलप करनी होगी, आपको अंदर में सीखने की इच्छा को जागृत करनी होगी। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज क्वालिटीज इन यू। आप कुछ भी करें उसमें अपने स्किल को इस्तेमाल करें। और मैं आगे के बारे में यहां बताने से पहले मैं एक स्टोरी में बताना चाहूंगा परिवर्तन के बारे में। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में सफलता के लिए जब आपके सामने जब आप एक दोराहे पे होते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होता है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होता है कि क्या आपके अपलाइन या उनके ऊपर के अपलाइन, या कहीं ना कहीं आपको सीखने का एक रास्ता मिलता जरूर है। क्या उनसे आपको सीखने की जरूरत है? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं या आप सीखने के लिए नहीं तैयार हैं? यही आपकी सफलता और विफलता के बीच में एक बहुत ही मोटी लकीर यहां पे खींचती है। जब ईगल की एक स्टोरी हमने कहीं पढ़ी थी कि ईगल जब 40 साल के आसपास का होता है, 40 से 45 साल के बीच का होता है, तो ईगल बूढ़ा हो जाता है, वो एकदम बूढ़ा हो जाता है। उसकी ये जो बीक है, चोंच जिसको बोलते हैं, वो झुक जाती है और वो शिकार करने के काबिल नहीं रह जाती है। उसके जो पांव के पंजे हैं वो मुड़ जाते हैं, नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, और वो बूढ़े टाइप के नाखून उसके वो शिकार को पिक करने में उसको मदद नहीं करते हैं। और उसके पंख जो हैं एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, वो बहुत डैनों को अपने फैला नहीं पाता है, उन डैनों की शक्ति कम खत्म हो जाती है। अब यहां पर ईगल के सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो इन सारी चीजों के साथ वो अपनी जिंदगी को बिता दे, वो मर जाए, वो ऊपर चला जाए, उसकी जिंदगी यही समाप्त हो जाए। और दूसरा उसके जिंदगी में एक ऑप्शन ये होता है कि 150 डेज का एक टाइम स्पैन होता है, एक परिवर्तन का एक पीरियड होता है। 150 डेज, 5 मंथ्स का, 5 महीने का। इस दौरान में उसको करना क्या होता है? उसको एक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, और वो परिवर्तन क्या आसान होता है? आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करना क्या पड़ता है? ईगल को एक पहाड़ी की बहुत ही ऊंची चोटी पर जाकर बैठना होता है, जहां पर कि दुनिया में कोई उसे देख न सके। वो वहां पे बैठता है, और बैठने के बाद वो क्या करता है? रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। वो पत्थरों पर मार मार के अपने चोंच को मार मार के अपने चोंच को तोड़ता है, अपने बीक को तोड़ता है। वो पूरा मुंह उसका खून से लहूलुहान हो जाता है, और फिर वो चुपचाप शांतिपूर्वक भूखा प्यासा बैठा रहता है। और कुछ वीक्स के बाद उसके चोंच निकलने शुरू हो जाते हैं, नए चोंच, नए कलर के चोंच। और जब उसके नए बीक्स निकल जाते हैं, नए चोंच निकल जाते हैं, उसके बाद वो अपने पांव के नाखूनों को अपने चोंच से पकड़ के वो कबाड़ता है, उखाड़ता है, और वहां पर उसका पूरा पांव खून से लथपथ हो जाता है। एक एक नाखून को वो नोचता है, एक एक मांस को वहां से नोच के फेंक देता है वो। और वो फिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते वो इंतजार करता है। जब कुछ और हफ्ते वो इंतजार कर लेता है तो उसके बाद अपने पंजों से और अपने बीक से वो अपने पंखों को नोचता है, अपने बूढ़े पंखों को हटाता है, पूरा मुंह से नोच नोच के, और एकदम ऐसा हो जाता है कि उसके शरीर पर कोई भी पंख नहीं बचता है, वो उड़ने के काबिल नहीं रहता है। अब कोई भी पक्षी या जानवर उसको मार सकता है, बट वो वहां इंतजार करता है, और धीरे धीरे उसके नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा करते करते उसे 5 महीने का यानी 150 डेज का वक्त निकल जाता है। और जब वहां से वो बाज या वो ईगल
जब अपनी एक उड़ान भरता है तो उसको बोलते हैं द फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म की फेमस फ्लाइट ऑफ ईगल। एक ईगल के सामने एक मौका रहता है, और जब ईगल वहां से फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ लेता है तो अगले 30 साल तक जिंदा रहता है, वो 30 साल तक नई जिंदगी को प्राप्त करता है। आपके सामने भी एक ऑप्शन है, आप भी अपनी जिंदगी में एक दोराहे पे खड़े हैं, एक साधारण सी जिंदगी जहां की हर जगह कॉम्प्रोमाइज, जहां हर जगह समझौता, कहीं दुकान में समझौता, कहीं स्कूल में समझौता, कहीं बच्चों के सामान खरीदने में समझौता, कहीं होटल में खाने में समझौता। आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो इन्हीं समझौतों के साथ आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को गिने, या कुछ और कष्ट करें। 150 डेज नहीं, 6 से 18 महीने की प्लैटिनमशिप की कष्ट को करें और यहां से एक नई जिंदगी लेकर फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ अपने लिए प्राप्त करें और अपने परिवार के लिए प्राप्त करें। दैट ऑप्शन इज देयर विथ यू। यह मौका है आपके पास। और मैं अभी यहां से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अपनी धर्मपत्नी को। थैंक यू वेरी मच। हियर इज माय वाइफ, प्लीज हेल्प मी वेलकम। थैंक यू। इट इज ऑलवेज प्लेजेंट। अनुज जी को सुनना हमेशा बहुत अच्छा होता है। मैं आज टीचिंग पार्ट में आपको थोड़ा बहुत वही कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं पिछले कई सालों से लगातार करती आई हूँ, और जिन बातों पे मैं ये बिलीव करती हूँ और जिन बातों के ऊपर मैंने अपनी जीत हासिल की है, जिनको मैं कहीं बहुत गहरे तरीके से ये मानती हूँ कि अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए, आप लोग अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो शायद आपको भी सक्सेस मिल सकती है मेरी तरह। मेरा ये मानना है कि द सेम नंबर्स, हमारे ग्रुप में जो सेम ग्रुप के नंबर्स हैं, अगर उनको हम ग्रो नहीं करेंगे तो हमें सेम पीवी मिलेगा। द सेम नंबर ऑफ ग्रुप विल गिव यू द सेम नंबर ऑफ पीवी। सो ऑलवेज ग्रो। न्यू पीवीज के लिए आप नए लोगों को लाइए। फ्रंट लाइन्स, कीप ऑन ओपनिंग फ्रंट लाइन्स। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रंट लाइन्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना खोलते रहेंगे तो एक नयापन रहेगा आपके अंदर। आपको हमेशा लगेगा कि स्टिल यू कैन ओपन सम न्यू फ्रंट लाइन्स। कीप ऑन ओपनिंग न्यू फ्रंट लाइन्स। फिर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस बात पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली लेडीज, बाल बहुत गिर रहे हैं तो हम बाल का केयर करना शुरू कर देते हैं, हमारे बाल गिरने बंद हो जाते हैं। बच्चों का रिजल्ट खराब होता है तो हम उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे होने लगते हैं। जब हमारी न्यू ज्वाइनिंग्स होनी बंद हो जाती है, हम न्यू ज्वाइनिंग्स कराने लगते हैं और न्यू ज्वाइनिंग्स हो जाती है। इसी तरीके से जिस बात पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे वो हमेशा बढ़ेगी। इसलिए अपनी क्वालिटीज को खूब बढ़ाइए और उस पर काम कीजिए। वर्क ऑन योर एटीट्यूड, वर्क ऑन योर वर्क एथिक्स। इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग विथ यू, अगर आप चीजों को लगातार करते जा रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो एकदम 100% ये मान लीजिए कि ये आपकी वजह से हो रहा है। किसी और का कोई भी रीजन नहीं है उस चीज में। और अगर चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं तो ये भी मान लीजिए कि ये आपकी वजह से हो रही हैं। अगर सफल हैं आप तो अपनी वजह से, अगर आप फेल हो रहे हैं तो अपनी वजह से। आपकी सफलता आपकी वजह से आपको मिलती है। जिस दिन आपका गोल आपके अपने पर्सनल चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस दिन आप अपनी इस जंग को जीत जाएंगे। मैंने देखा है कि कई बार जमशेदपुर के ग्रुप हम लोग के पास आके कंप्लेन करते हैं, भाभी ये इसमें ये कमी है, देखिए ना मैडम ये वाला मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं कर रहा है। हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए कि देयर इज ऑलवेज सम यूनिकनेस। भगवान ने सब में एक यूनिक क्वालिटी दिया है जो सब में एक स्पेशलिटी उसको लाता है। उसको आप एडिफाई करके निकालिए, उसके पॉजिटिव क्वालिटीज को निकालिए। कभी भी एक व्यक्ति के कमजोरी को दूसरे व्यक्ति के स्ट्रेंथ से कंपेयर मत कीजिए, कभी भी नहीं। हर आदमी में ईश्वर ने कुछ अच्छा चीज दिया है, आप उसको उभारिए। आपके ग्रुप में कई लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छा कराते होंगे, कई लोग होंगे जो प्रोडक्ट अच्छे से रिटेल कर पाते होंगे, उनसे ज्वाइनिंग नहीं निकल पाती होगी। कई लोग ऐसे होंगे आपके ग्रुप में जो यूलिप आई एम श्योर बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन उनसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप बिल्ड करने में माहिर होंगे, लोगों को वेलकम करने में, लोगों के साथ
काफी डीप तक काम करने में, लेकिन उनसे कुछ और नहीं होता होगा। उस चीज को निकालिए अपने ग्रुप में और उनको वही काम दीजिए जो वो कर सकते हैं, और आप देखिए कि आपका ग्रुप सडनली हर तरह के लोगों से मिलकर के बड़ा हो जाएगा। उनके यूनिकनेस के ऊपर आप फोकस कीजिए, उनके जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर आप फोकस मत कीजिए। अगर आपके ग्रुप में कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो हमेशा ये मानिए कि आपकी वजह से नहीं हो रही है। अगर कुछ ठीक ठाक हो रहा है तो उनको कहिए कि हमारी वजह से ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो उनको ये कहिए कि आपकी वजह से आपके ग्रुप में ये चीज अच्छा हुआ है। मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, स्किल है, एडिफिकेशन का स्किल है। लोगों को खूब एडिफाई कीजिए और उनका सेल्फ इमेज। ये बहुत आसान है ये कहना कि हम घर में बैठ करके, अरे आपने तो कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई, पैसे का चेक नहीं आया, इतने पैसे में कैसे घर चलेगा। अब जाकर के देखिए कि वो इतने ही पैसे लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बाहर में। अगर आप देखेंगी आप खुद ब खुद आपका ड्रीम टैंक फुल होते जाएगा। अपने ड्रीम को हमेशा मेंटेन रखने के लिए टेप सुनिए, व्यू सीडी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़िए, आफ्टरनून एक्टिविटीज को बढ़ाइए, दोपहर में निकल जाइए अपने ग्रुप के लोगों के साथ काम करने, बैठने, चाय पीने। एक टेप सीडी लेकर के जाइए, उनके साथ बैठ करके सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ड्रीम, जो कभी कभी क्या होता है ना, लेडीज हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, छोटा सा असफलता, छोटा सा अनसक्सेस हमको कमजोर बना जाता है। हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे हमारा काम होगा। तो जब आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, जब भी घबराए मन, खूब टेप सुनिए, खूब व्यू सीडी सुनिए, अपने आप को एसोसिएट कीजिए अपने लीडर लोग के साथ और आप देखेंगे कि आपका ड्रीम टैंक जो है फुल होते चला जाएगा। अपने बिहेवियर को बहुत प्रिडिक्टेबल कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम घर में हमारा झगड़ा होता है, किसी चीज की कमी होती है, उसका असर हमारे चेहरे पे आ जाता है, हमारे व्यवहार में करवाहटें आ जाती हैं। इन सब चीजों पर वर्कआउट कीजिए। नेवर बी अनप्रेडिक्टेबल इन योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत प्रेडिक्टेबल है कि आपका डाउनलाइन ये माने कि मैं सर के पास कभी भी किसी वक्त भी जाऊंगा, मुझे भाभी या सर जो है बहुत वेलकम करके मिलेंगे। जिन लोगों का बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप देखेंगे कि उनके पास लोग जाने से डरते हैं, 100 बार सोचेंगे, बाप रे मैं सर के पास इसको फॉलोअप कराने ले जाऊंगा, क्या पता सर गुस्सा हो गए, फॉलोअप नहीं किए तो। आज सर का लग रहा है कि मूड ऑफ है, आज लग रहा है कि भाभी का घर में झगड़ा हुआ, आज मैं किसी भी लेडी से नहीं मिलवाऊंगा। अपने टोन के पेस को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी आवाज में करवाहटें आती है, मीठापन खत्म हो जाता है तो बच्चे डर जाते हैं। ये डाउनलेस दे आर आवर किड्स, उनको उसी तरीके से संभालना होता है। फिर मेरे पास एक स्टोरी है जो मैं काफी हद तक इस चीज को फॉलो करती हूँ। एक जंगल में, आप सबने सुना होगा, लेकिन मैं ये स्टोरी मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब भी मुझे किसी को लेसन देना होता है या अपने आप को फॉलो करना होता है तो मैं इस स्टोरी को जरूर सबके साथ शेयर करती हूँ। आप जंगल में क्या हुआ है कि एक शेर का बच्चा था, वो अपने फादर के पास गया कुछ काम से, तो देखा कि फादर उसका शेर जो है वो सो रहा है। उसको मन था खेलने के लिए, तो देखा कि पापा सो रहे हैं, तो वो क्या किया, अपनी माँ को बिना बताए हुए जंगल में निकल गया और वो हाथी के पास गया। हाथी को बोला, हाथी भाई क्या आप मुझे अपने जैसा स्ट्रांग कैसे बनना है आप मुझे बताएंगे। तो हाथी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। हाथी ने कैसे वो क्या खाता है, कैसे स्ट्रांग होता है, उसने बता दिया। लोमड़ी के पास गया, बोला लोमड़ी बहन क्या तुम मुझे अपनी चालाकी सिखाओगी। लोमड़ी ने कहा हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, क्योंकि शेर का बच्चा बहुत प्यारा था। लोमड़ी ने अपने तरीके तरह तरह की अपनी चालाकी और कनिंगनेस सिखा दी, किस तरीके से लोगों को धूर्त बनाया जाता है, और अपनी चालाकी को सिखाया उसने। फिर वो दौड़ते दौड़ते हरिण के पास गया। हरिण को कहा, हरिण भाई आप मुझे कैसे तेज दौड़ते हैं ये बताइए। हरिण ने उसे तेज दौड़ना बता दिया। ऐसे करके वो जंगल के हर जानवर के पास गया, बंदर के पास कुलांचे भरना, मछली के पास तैरना, और सबके पास वो गया। जिसमें जो क्वालिटी था वो सीखते चला गया। लोगों ने उसे बड़े प्यार से सिखाया, लेकिन बच्चा सीखते सीखते क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। रोते हुए कंफ्यूज हालत में वो अपनी मदर के पास आया। मदर ने पूछा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा कि मैं हाथी के पास गया था तो उसने मुझे ताकत लेना सिखाया। ऐसे करके उसने पूरी जंगल की कहानी बताई। शेरनी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो गए हो। तुम जिन भी चीजों को सीखने के लिए हर जानवर के पास दौड़ते जा रहे थे, वो सारे गुण तुम्हारे खुद के पिता में है।
शेर के पास सारा गुण है, तुम्हें तो इधर उधर दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि अपने स्ट्रक्चर को लेकर के, अपने अवगुणों को लेकर के कभी भी लोगों के पास मत दौड़िए। आप देखेंगे कि हमारा बच्चा जरा सा रिजल्ट खराब करता है, हम लोगों के पास दौड़ जाते हैं, तुम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रही हो, मेरा बच्चा फेल कर गया। आपका कुछ ज्वाइनिंग निकला, मेरा तो नहीं निकला। आपको प्रोडक्ट कैसा लगता है करके इतने सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम अपने अगल बगल के लोगों के पास जाते हैं। इन सारे सवालों के साथ अगर आप अपने खुद के अपलाइन के पास जाएंगे तो वो सारे सवालों का हल दे देगा। अपने स्ट्रक्चर को लेकर के, अपने डाउनलाइंस के प्रॉब्लम्स को लेकर के आप अपने लोगों के पास मत दौड़िए। और मैं ये आपको भी कहना चाहूंगी कि मल्टीपल काउंसलिंग न दीजिए न लोगों से लीजिए। आपका जो गुरु है उसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ रख करके आप उनके साथ काम कीजिए। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी लास्ट में कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम कीजिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? चीजों को अगर हम टाल सकते हैं या कुछ दिनों के बाद कर सकते हैं तो हम करेंगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आप देखिए ना, डायमंडशिप के बाद हम अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। जमशेदपुर में जब मैं पहली बार शिफ्ट की थी तो मैं 2 बेडरूम फ्लैट में मैंने घर लिया था। हम उसी मकान में 12% के लेवल में गए थे और आज डायमंड भी उसी घर में हम गए हैं। हमने आज तक अपना घर नहीं बदला। ऐसा नहीं कि डायमंडशिप में पैसे नहीं आते, बहुत पैसे आते हैं। अब डायमंड एमवे की बात छोड़ दीजिए, अनुज जी अभी भी नौकरी कर रहे हैं और उनको रेंट जो मिलती है वो 10,000 रुपए से ज्यादा की मिलती है। हम चाहें तो आज बंगलो खरीद सकते हैं, बंगलो ले सकते हैं, लेकिन हम आज भी उस घर में रह रहे हैं। अनुज आज भी 5 साल वो अपने काम को जब तक हाथ में लेती है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाए अपने काम को लगातार करते रहती है। एंड एंट नेवर क्विट्स, एंड कभी छोड़ती नहीं है। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके पास एक मोमेंटम की जरूरत है, क्योंकि देखिए सिर्फ नंबर्स आने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नंबर्स का तो बिजनेस है, लेकिन वो नंबर्स कितने दिनों में प्लान दिखाने जरूरी है। 20 लोग बताते हैं कि 20 प्लान दिखाओगे तो 5 ज्वाइनिंग होगी, लेकिन 20 प्लान कितने दिनों में दिखाओगे तो 5 ज्वाइनिंग होगी, ये मैटर करता है। आपने अगर जनरेटर को स्टार्ट होते हुए देखा होगा तो जनरेटर में बोलते हैं कि 9 बार स्ट्रोक लगाओ तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9 बार स्ट्रोक अगर 9 मिनट में लगाए या 9 घंटे में लगाए तो जनरेटर कभी स्टार्ट होगा? नहीं होगा। अगर जनरेटर को स्टार्ट करना है तो 9 बार वो घुमाना है, लेकिन 9 बार घुमाना है तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में घुमाना है, तो वो मोमेंटम क्रिएट होता है और जनरेटर वहां से स्टार्ट होता है। आपको भी इस बिजनेस में अगर बिजनेस को बड़े दम पर बिल्ड करनी है, यू नीड टू वर्क विथ नंबर्स एंड नंबर्स इन क्विक टाइम। कम समय में उस नंबर्स पे आपको काम करनी है। जब भी एक रॉकेट लॉन्च की जाती है तो रॉकेट का 95% जो फ्यूल है वो फर्स्ट 3 मिनट्स में ही कंज्यूम हो जाती है। और जब फर्स्ट 3 मिनट्स में 95% उसकी फ्यूल खत्म हो जाती है तो वो रॉकेट को वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो बाहर निकाल देती है और रॉकेट एक ऐसे सीमा में प्रवेश कर जाता है जहां से कि उसकी जो भी उड़ान होती है वो ऑटो पायलट पे हो जाती है। इस बिजनेस में भी आपको शुरू में एक थ्रस्ट की जरूरत है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं यू नीड टू स्पॉन्सर अ होल लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोगों को आपको बहुत कम समय में स्पॉन्सर करने की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद उस पर्टिकुलर लेग में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चलने लगता है। मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ इन द बिजनेस। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मोमेंटम लूज कर जाते हैं, जिसके कारण से उनका बिजनेस एक ऊंचाई पर रहकर वो नीचे चला आता है। मोमेंटम आपको मेंटेन करने की जरूरत है। देन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट हैज टू बी फॉलोड इन द बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये लंबे समय का बिजनेस है। लंबे समय से बिजनेस से मतलब क्या हुआ कि लोगों की जो मानसिकताएं हैं, जो लोगों की मन स्थिति है वो एक जैसी नहीं रहती है। अगर दोस्ती समान नहीं रहती है तो दुश्मनी भी समान नहीं रहती है। अगर कोई आदमी कुछ दिन पहले तक इस बिजनेस को ना बोल रहा है, हो सकता है कि कल को इस बिजनेस को हाँ बोल सकता है, लेकिन उसके हाँ बोलने तक आपको बिजनेस में टिके रहना है और उसके साथ आपको रिलेशनशिप भी बना के रखनी है। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ है कि लोगों ने आज से 5 साल पहले ना बोला था, लेकिन बाद में इस बिजनेस को नॉट ओनली ज्वाइन किया है, आज प्लैटिनम के लेवल पर भी इस बिजनेस पर खड़े हैं। ऐसा हमारे इस बिजनेस में होता है। नथिंग इज परमानेंट।
आप देखे होंगे पॉलिटिकल पार्टीज का कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और पार्टी के साथ है, कल को दूसरी पार्टी के साथ वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होती है और 2 साल के बाद फिर उसी पार्टी के अगेंस्ट में ओपोजिशन में बैठती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी व्यू और सारा चीज एक जैसा नहीं रह पाता है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। नथिंग इज परमानेंट, इवन फ्रेंडशिप एंड इवन एनिमोसिटी, किसी चीज के बारे में रेसिस्टेंस भी परमानेंट नहीं होती है। यू नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड मेंटेन द रिलेशनशिप सो दैट कि जब सही समय आए तो आप उसके साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। उसके बाद हमारा बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम जब लोगों को प्लान दिखाते हैं, देखिए क्या है कि इस बिजनेस में काम करते करते सर्टेन प्रिंसिपल्स के साथ जब आपका वास्ता हो जाएगा तब आपको ये किसी आदमी की हार, किसी आदमी की ना और किसी आदमी के हां से आपको परेशानी नहीं होगी। जिस दिन किसी ना के निराशा से और हां के खुशी से आप ऊपर चले जाएंगे उस दिन आपका बिजनेस आपके लिए काम करने लगता है। आपको ना के निराशा से निकलना सीखना होगा और उस सीखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ एवरेज इज ऑलवेज ट्रू, इट नेवर फेल्स। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि अगर आपने 50 लोगों के नाम लिखे और 50 लोगों के नाम लिखकर आपने 50 लोगों को फोन किए तो हो सकता है कि 10 लोग आपसे बात ही ना करें, आपका फोन भी नहीं उठाए। अगले 10 लोग हो सकता है कि आपका फोन उठाएं और आप कुछ ही बात करना चाहें, बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, करके फोन रख सकते हैं। जो बचे 30 लोग हैं हो सकता है कि आपको बोले कि अच्छा आइए, जैसे ही आप बताने का प्रयास किए कि हम क्या करते हैं, बोलते सुनिए ना इसको आगे मत करिए, हमारी कहीं अपॉइंटमेंट है, हमारी पत्नी का बर्थडे है, ये है वो करके आपका प्लान भी नहीं देखेंगे। अब बचे 20 लोग, हो सकता है कि 20 लोगों का आप प्लान दिखाएं तो 7 से 8 लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करें। तो मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 50 लोगों के नाम को लिखा और 50 लोगों को बात करने के लिए आपने फोन उठाया तो आपकी 7 से 8 लोग आपके ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 20 ज्वाइनिंग निकालनी है तो तकरीबन आपको सिर्फ 100 आदमी को उठाकर फोन से बात कर लेने की जरूरत है। जिस दिन आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया उस दिन अगर 80 लोग आपकी बातों से वाकिफ नहीं रखते हैं तो आपका टेंशन कुछ नहीं होगा, आपको इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होगी कि लोग ना क्यों बोलते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस बिजनेस कि किन प्रिंसिपल्स पे हमारा बिजनेस ये बेस्ड है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लिवरेजिंग का बिजनेस है। देखिए इस बिजनेस में सबसे आसान जानते हैं क्या है? प्लैटिनम जाना, क्योंकि आपके अपलाइन का इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में, लेकिन उससे ऊपर की चढ़ाई आपको खुद चढ़नी पड़ती है, उससे आगे की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक चीज को आपको समझने की जरूरत है एंड दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लिवरेजिंग। हमारा बिजनेस जो है पावर ऑफ लिवरेजिंग, लिवरेजिंग एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लीवर का सिद्धांत वो क्या होता है? आज से करीब 500 साल पहले दुनिया में एक आविष्कार हुआ और इसने पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। 15th सेंचुरी में 1458 के आसपास में, और उस आविष्कार का नाम था प्रिंटिंग प्रेस। जब दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस आई उसके पहले साधारण लोगों तक किताबें नहीं पहुंचती थी। किताबें हमेशा बहुत बड़े बड़े लोग, राजा और महाराजा के पास ही किताबें पहुंचती थी और इसीलिए गीता, बाइबल, कुरान और बाइबल जैसी किताबें या गुरु ग्रंथ साहिब जैसी किताबें वो चंद लोगों के पास ही वो सीमित रहती थी, नॉर्मल लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। और यही कारण है कि जिस दिन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, क्योंकि एक एक किताब को पांडुलिपि के रूप में लिखना पड़ता था और वो ज्यादा लोगों तक वो किताबें नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ लोग एक बार उसमें सारा सिस्टम को डालते थे और एक बार डालने का फल यह होता था कि उसकी कितनी प्रतियां और कितनी कॉपियां निकल जाती थी। यही कारण है कि आप अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सारी 15वीं शताब्दी के बाद ही हुई हैं। सारे राजाओं और महाराजाओं के जितने भी राज और पाट गए वो इसी दौरान में गए, क्योंकि कॉमन व्यक्तियों तक फ्रीडम की पढ़ाई पहुंच गई। लोगों तक यह पहुंचा दिया गया कि एक आदमी का सिद्धांत क्या होता है, एक आदमी किन प्रिंसिपल्स पे जिंदा रहता है। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो एक साधारण आदमी ने भी रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी और लोगों की मानसिकताएं बदली और लोग फ्रीडम की तरफ उन्मुख हो गए। यही पावर ऑफ लिवरेजिंग है। पावर ऑफ लिवरेजिंग को और समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक बार एक फादर था, वो अपने फाइल पे कुछ काम कर रहा था और बगल में उसका बच्चा खेल रहा था। अब फादर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहा था, लेकिन बच्चा उसको बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन फादर था, इकलौता बच्चा था, तो बच्चा को खेलने से वो हटा नहीं सकता था।
और उसने क्या किया कि बच्चा क्या करता था कि खिलौना से खेलता था, लेकिन खेलते खेलते कुछ देर के बाद खिलौना वो निकल जाता था, और निकलने के बाद वो क्या करता था कि फादर के पास ले जाता था और बोलता पापा पापा इसको फिक्स कर दो, और पापा फाइल पर से ध्यान हटा के उसको फिक्स कर देते थे। बच्चा फिर खेलता था तो फिर खिलौना वो निकल जाता था और फिर पिताजी उसको फिक्स कर देते। फिर थोड़ा देर बच्चा खेलता था और फिर खेलने के दौरान वो खिलौना निकल जाता था, पापा के पास आता था, पापा उसको फिर से फिक्स कर देते थे। ऐसा करते करते पापा को कठिनाई होने लगी और उन्होंने ये देखा कि वो अपने फाइल पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने इसका एक उपाय सोचा। उन्होंने देखा कि उनको बड़ा आसान लगता था खिलौना को फिक्स करने में, क्योंकि 15 सेकंड का टाइम लगता था। उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इस फिक्सिंग को ही इस बच्चे को हम सिखा देते हैं। और उसने बच्चे को बुलाया और उसने कहा कि बेटा अब तुमको हम सिखा देते हैं कि तुम खिलौना को कैसे लगा सकते हो। बोला पापा हम नहीं सीख सकते। बोला कि बेटा हम सिखा सकते हैं। और उसने कहा कि बेटा देखो इसको ऐसे लगाओ, ऐसे घुसाओ, ऐसे घुसाओ। देखा कि वो ऐसे फिसल गया। बोला कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। और वो क्या करता है कि उसको सिखाने का प्रयास करता है। करते 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 अचानक वो उस ग्रूव में घुस जाता है वो खिलौना, और घुस जाता है और बच्चा खुश हो जाता है। पापा हमने तो खिलौने को फिक्स करना सीख लिया। पापा ने कहा बेटा एक बार और लगाओ। एक बार फिर से ट्राई किया, फिर से खिलौना लग गया। पापा ने कहा बेटा एक बार और ट्राई करके देख लो। उसने देखा कि वो ठीक हो गया। ऐसा करने में 3 से 4 या 5 मिनट का समय लगा होगा फादर को, लेकिन इसका फल ये हो गया कि वो 5 मिनट के बाद अपने फाइल पर विथ फुल कंसंट्रेशन वो काम कर पाए, क्योंकि ही यूज्ड द पावर ऑफ लिवरेजिंग। उन्होंने अपने समय को थोड़ा सा इस्तेमाल किया और बच्चे को खिलौना फिक्स करना सिखा दिया। इस बिजनेस में भी अगर आप प्लैटिनम से ऊपर जाना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि कैसे आपको डुप्लीकेट करनी है। आप जैसे प्लैटिनम गए तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आपका डाउनलाइन लाके सर एक ठो को प्लान दिखाना है, तो आपने सोचा कि कहां इस बेवकूफ को बोलेंगे कि प्लान दिखाना सीखो, हम ही दिखा लेते हैं। और ऐसा करने में आपने उस व्यक्ति को प्लैटिनम बनने का एक मौका आपने खो दिया, क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इस बात पे बहुत ही ध्यान देते हैं कि डुप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे अपलाइन से भी हमने यही सीखी। पवन जी के यहाँ हमारे एंटायर ग्रुप के लोग एसटीपी सीखने जाते थे, और हमारे जमशेदपुर में भी रात में हम लोग बुलाते हैं या सुबह में बुलाते हैं लोगों को एसटीपी की ट्रेनिंग देने के लिए, बिकॉज वी फुली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, द पावर ऑफ लिवरेजिंग। और जिस दिन आप इस प्रिंसिपल को समझते हैं उस दिन आपको बिजनेस करने में आसानी होती है, आपकी दिक्कत निकल जाती है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक घड़ी होती है, घड़ी में 2 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं बेसिकली, आवर हैंड। लेकिन आप अगर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद देखेंगे तो आवर हैंड को अपनी जगह से किसी और जगह आप मूव करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो आवर हैंड मूव करे इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेकेंड्स हैंड को लगातार चलना होगा। अगर सेकेंड्स की हैंड लगातार चलती रहती है तो आवर की हैंड एक जगह रुकी नहीं रहती है। आज 12 पे है तो कल 1 पे हो सकती है, कल 3 पे हो सकती है, कल 5 पे हो सकती है, कल 6 पे हो सकती है। आप अगर रोज प्लान दिखाते रहे, रोज काम करते रहे, तो आज 6%, 9%, 12%, 21% सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड तक जा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू वर्क डेली लाइक ए सेकेंड्स हैंड इन योर क्लॉक। आपको घड़ी के सेकेंड्स हैंड की तरह से रोज काम करना होना चाहिए। और इस बिजनेस में प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर से हम लोग सेमिनार अटेंड करने हम लोग कलकत्ता जाया करते हैं, तो जाने का मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, अब नहीं, डायमंड शिप से पहले। अब तो जिंदगी पूरी बदल चुकी है। फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं, वहां लोग रहते हैं रिसीव करने के लिए और लोग पहुंचाने के लिए रहते हैं। लेकिन पहले जब मैं जाया करता तो हमारी मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि हम और पत्नी जाते थे और अपनी गाड़ी हम लोग जमशेदपुर स्टेशन पर पार्क कर देते थे सुबह सुबह, और वहां से ट्रेन से हम लोग चले जाते थे, और शाम में जब वहां से लौटते थे तो वहां से हम लोग ट्रेन से उतरते थे और पार्किंग में अपनी जो गाड़ी रहती थी उस गाड़ी को वहां से पिक करते थे, वहां से अपनी गाड़ी पिक करते थे और फिर अपने घर आ जाते थे, क्योंकि रात में 2-2:30 बजे ट्रेन वहां रुकती थी, जमशेदपुर पहुंचती थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी वहां पे पार्क की और सेमिनार देख के मैं आया, और मैं कलकत्ता से आया जमशेदपुर, और जमशेदपुर में मैं पार्किंग लॉट में गया जहां मेरी गाड़ी हमारी पार्क थी, और वहां पे जाके हमारी गाड़ी का दरवाजा खुलता और बंद होता था हमारी इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ। तो मैंने क्या किया कि वो पार्किंग लॉट में गया, अपनी कार के पास खड़ा हुआ, और हमने अपनी पार्किंग जो इलेक्ट्रिकल जो हमारी लॉक थी उससे हमने खोलने अनलॉक वाले बटन को हमने दबाया, तो पिक पिक की आवाज हुई और हमने आवाज को कान से सुनी भी, लेकिन हमारी गाड़ी का दरवाजा खुला नहीं। मैंने खोल के भी देखा, गाड़ी का दरवाजा खुला नहीं। फिर हमें समझ में नहीं है, मैंने फिर से उसको लॉक किया और फिर थोड़ी देर के बाद हमने अनलॉक किया, फिर पिक पिक की आवाज हुई, लेकिन हमारी कार का दरवाजा खुला नहीं। ये अटेम्प्ट हमने तीसरी बार भी लिया, चौथी बार भी लिया। जब 4-5 बार ले लिया तो हमें समझ में नहीं है कि माजरा क्या है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, और पीछे हटने के बाद मैंने ध्यान से देखा, थोड़ा दूर चला गया मैं अपनी गाड़ी से, और ध्यान से मैंने देखा
मैंने फिर से जब खोलने का प्रयास किया तो मैंने नोटिस किया कि आई वॉज स्टैंडिंग नियर द रॉन्ग कार। जो मेरी गाड़ी थी मैं वहां पे नहीं खड़ा था, मेरी गाड़ी वास्तव में दूर खड़ी थी। मेरी गाड़ी वास्तव में दूर खड़ी थी और मैं सोच रहा था कि यही मेरी गाड़ी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, मैंने फिर से दरवाजे को बंद किया, फिर खोला, हमें पता चल गया कि हमारा वो दरवाजा गाड़ी का, हमारी गाड़ी वहां खड़ी है, हमारी गाड़ी का वो दरवाजा खुला है। ऐसा हमारे बिजनेस में क्या नहीं होता है? हमारी एक्शन यहां पे सही थी और रिजल्ट भी सही था, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यह था कि मैं जहां सोच रहा था कि मेरी गाड़ी का दरवाजा खुले, वहां नहीं खुल के गाड़ी का दरवाजा वहां खुल रहा था जहां उसको खुलना था। हमारे इस बिजनेस में भी ऐसा होता है। आप काम अगर सही ढंग से करते हैं, काम आप इस लेग पे करते हैं, रिजल्ट आपको उस लेग से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। आपका अगर एक्शन सही है, रिजल्ट हमेशा सही होगा। डिफरेंस ये होगा कि जहां आप चाहेंगे वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जहां भगवान चाहेगा आपको वहां रिजल्ट मिलेगा, बट रिजल्ट मिलेगी जरूर। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमारा बिजनेस, आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स। फिर हमने थोड़ी देर में समझा कि हमारे इस बिजनेस की एक और बहुत बड़ी प्रिंसिपल है, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ मेंटरशिप। हम लोग मेंटरशिप के प्रोग्राम में हैं। इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी ताकत ऐसी हुई, देखिए मेंटरशिप का क्या फायदा होता है जिंदगी में, हमारे बिजनेस में या हमारी किसी भी जिंदगी में। हमारे सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिंदगी में। बहुत सारी चीजों को तो हम आगे देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी के पीछे हुई चीजों को देखने के लिए एक रियर व्यू मिरर की जरूरत होती है, जिसको हम पीछे मुड़कर अगर देखने का प्रयास करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी चीज को दिखाता है हमारा मेंटर, हमारा अपलाइन, जो कि हमें इस बिजनेस में सहज स्वीकृत रूप में हमें मिल जाता है। और ये हमारे बिजनेस की एक ताकत होती है कि जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपको एक मेंटर रूपी एक ऐसा महापुरुष आपको मिलता है जो जगह जगह पे आपको आपकी गलतियों से आपको बचाता है। ये हमारे बिजनेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और कहावत है कि एज एन आयरन शार्पेस एन आयरन, एज एन आयरन शार्पेस एन आयरन, अ मैन शार्पेन्स अ मैन। जैसे एक लोहा ही लोहे को तेज बनाता है, वैसे ही एक पुरुष ही पुरुष को तेज बनाता है, एक इंसान ही इंसान को तेज बनाता है। इंसान को कोई दूसरा आदमी शार्पेन नहीं कर सकता है। उस इंसान को शार्पेन करने के लिए आपके पास एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जो आपको समझ सके। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, देयर इज ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द अपलाइन एंड द डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है। कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन बहुत सारी गलतियों को करते हैं, लेकिन अपलाइन उनको माफ करते हैं। लेकिन डाउनलाइन को ऐसा लगता था कि वो अपलाइन को बेवकूफ बना रहे हैं। कई बार मीटिंग में अपलाइन बुलाता तो बोलते कि सर क्या करे सर, पेट में बहुत जोर दर्द है। अपलाइन भी समझ रहा है, लेकिन बोलता ओ बहुत दर्द है, ओ यार कोई दवा लिए कि नहीं लिए? बोला कि सर सोच रहे बीमारी तो है नहीं तो दवा क्या लेगा, हाँ? लेकिन बोला तो अपलाइन भी समझ रहा, बोला कि कोई बात नहीं, जाके डॉक्टर से दिखाओ, दवा ले लेना, अगली मीटिंग में जरूर आना, क्योंकि अपलाइन के पास एक आशा है कि कल शायद ठीक हो जाए इसका बुद्धि। तो डाउनलाइन जितना भी बहाने बनाए, लेकिन अपलाइन के पास भी एक रीजन होता है उसको बर्दाश्त करने का। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैक टू द बेसिक्स। जिंदगी में कभी भी समस्याएं हो, कभी भी समस्याएं, कभी भी कष्ट में रहिए, हमेशा बेसिक्स बातों पर ध्यान रखिए। मैं अभी कलकत्ता जा रहा था सेमिनार देने, रांची से कलकत्ता, वो फ्लाइट कहीं और से आ रही थी, उसमें ऑलरेडी कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे, लेकिन जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस होता है वो विमान परिचारिका ने, एयर होस्टेस ने उसी रूप में दिया। उसने कहा कि ये इमरजेंसी खिड़की है, इसको हमेशा खुला रखिए, अपने बेल्ट को बांध लीजिए। वो दे नेवर फॉल्टर इन गिविंग यू द बेसिक्स, बिकॉज किसी भी विमान की सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान उसकी ऊंचाइयों का नहीं होता है, उसके विमान की क्वालिटी की नहीं होती है, उसके विमान की स्पीड की नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जरा सोचिए, एक क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेटर होने में कितना मेहनत पड़ता है। स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, ईरानी ट्रॉफी खेला, तब टेस्ट मैच में खेला, टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बनाया 3 सेंचुरी, और तब बैट को कैसे पकड़ना है उस बात को भूल गया। तो लगातार काम करते करते, इसमें क्या आश्चर्यजनक बात है कि हम बिजनेस के बेसिक चीजों को हम भूल जाते हैं। उन चीजों को फिर से हमें याद करने की जरूरत है, और फिर से सारी बेसिक चीजों को पढ़ने और सीखने की जरूरत है। हमने एक जगह पढ़ा था कहीं, विंस लोम्बार्डी, ही वॉज ए सेलिब्रेटेड अमेरिकन फुटबॉल कोच, और जब भी उसकी जो क्लब थी वो हारती थी, तो वो एक मैसेज देना चाहता था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। वो क्या करता था कि लोगों को फील्ड में बुलाता था, और फील्ड में बुलाकर वो फुटबॉल ऐसे उठाता था, और फुटबॉल उठा के वो 4 कदम वो पीछे जाता था, और पीछे जाने के बाद वो अपनी टीम के सामने वो बॉल को रखता था, बॉल को ऐसे धीरे से उठाता था और बोलता था, बॉयज दिस इज अ फुटबॉल, दिस इज अ फुटबॉल। वो यहां से शुरू करता था, और उसका असिस्टेंट कोच वो पीछे से बोलता था, कोच कोच नॉट सो फास्ट, कोच नॉट सो फास्ट, इतना फास्ट मत बताइए। और वो बता क्या रहा था कि ये एक फुटबॉल है,
और उस पर उसका असिस्टेंट कोच बता रहा था कि इतनी तेजी से मत बताइए, बेसिक चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इतने बड़े अमेरिकन फुटबॉल टीम का कोच जब अपनी टीम को सही बात सिखाना चाहता है तो वो जीरो से स्टार्ट करता है। आपकी पिन क्यों रुक जाती है? क्योंकि जैसे ही प्लैटिनम पहुंचते हैं, एमरल्ड पहुंचते हैं, डायमंड पहुंचते हैं, हम भूल जाते हैं, धूल की परत चढ़ जाती है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर कहां है। वो 4 बेसिस की हम लोग सीढ़ी सुननी बंद कर देते हैं और 9 कोर स्टेप की सीढ़ी सुननी बंद कर देते हैं। 9 कोर उस पैशन के साथ हम लोग जिस दिन करना कम कर देते हैं, उस दिन हमारी पिन रुक जाती है। That you need to understand कि what is the importance of this 4 basics and the basics in our business. Cardinal rules हमारे business के एक important aspect है। Cardinal rules कुमार बोलते हैं they are not cardinal suggestions, ये सलाह नहीं है। Never do anything for the first time without checking your active upline. अपने active upline से पूछे हुए बिना कोई काम मत करिए, कोई काम मत करिए। Never pass anything negative to your downline or cross line. Downline और cross line से कभी भी negative पास मत कीजिए। And never ever mess up with anybody's money, ego and spouse. जिसने भी इन कामों में मैसअप किया उसका बिजनेस डूबा। मैं यहां से ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगेन वो शेर हमें याद आ जाती है कि सरे महशर यही पूछेंगे खुदा से पहले, सरे महशर यही पूछेंगे खुदा से पहले, तूने रोका भी था मुजरिम को खता से पहले। और हम यहां से बताना चाहते हैं कि हमने आपको कार्डिनल रूल बता दिया, अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा जिम्मा नहीं रहा। मैंने अपनी चीजें बता दी, आगे की चीजें आप जाने और आपके अपलाइन जाने, लेकिन कार्डिनल रूल हम यहां से बता के ही जाएंगे। और लास्ट में एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी, बहुत ही रुलाई आती है हम जब वो स्टोरी सुनते हैं तो, बट वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। एक छोटी सी चिड़िया थी, स्वालो। हमारी बेटी ने बताया कि वो कुछ चीज स्वालो कर जाती है, गौरैया के साइज की होती है, लिटिल स्वालो। एक बार क्या हुआ कि लिटिल स्वालो बैठी हुई थी और वो रो रही थी और अपने पंख से अपने आंख को ऐसे ढकी हुई थी, एक आंख को ढकी हुई थी, और बगल से उल्लू पास कर रहा था। और उल्लू ने उसे पूछा कि व्हाई आर यू क्राइंग बेबी, तुम क्यों रो रही हो? तो उस चिड़िया ने अपने पंखे को अपने आंख के पास से हटाया और बोला कि देखो न कौवे ने मेरा क्या हल की कर रखा है। और उसने देखा कि जहां पर वो गड्ढा बना हुआ था, बोला कि यहां पर एक आंख हुआ करती थी, कौवे ने मेरे आंख को निकाल लिया। तो उल्लू ने उसे पूछा कि अच्छा तुम इसी वजह से रो रही हो कि कौवे ने तुम्हारे आंख को निकाल लिया? तो उस छोटी सी चिड़िया का जवाब था कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि कौवे ने मेरे आंख को निकाला, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मैंने कौवे को ऐसा करने कैसे दिया। हाउ कैन क्रो डू दिस जब मैं यहां पे जिंदा हूं? कभी कभी गोल को आप मोटिवेशन से अचीव करते हैं, कभी कभी डिस्गस्ट से अचीव करते हैं। अगर उसने कर लिया, हमारे में क्या कमी थी? मैं भी तो ये बिजनेस करता हूं, मैं भी तो रोज करता हूं। अगर प्रियंवद ने कर लिया और अनुज ने कर लिया तो हमारे में क्या कमी थी? हमारे पास भी 4 हाथ है, हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पांव है, कोई 4 हाथ 4 पांव उनके पास नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। या जिस दिन ये डिस्गस्ट आपके अंदर में आ गया, दैट डे यू विल बी एबल टू बिल्ड योर बिजनेस। एंड मैं आपको बताऊं कि हम लोग सूरत जा रहे थे सेमिनार देने, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग वेट कर रहे थे रात में, और अचानक मैंने देखा 2 फॉरेनर को खड़ा थे 2 यंग लड़के, 21 और 22 साल के लड़के और लड़कियां, और उन लोग को जगह नहीं मिली थी, वो खड़े थे। लेकिन खड़े खड़े देखा मैंने कि वो किताब पढ़ रहे थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा किताब निकालो, इनके पर्स में मेरी किताब हमेशा रहती है। मैंने कहा मेरा किताब कहाँ है? बोले पर्स में। हम लोग मेरा किताब निकालो। मैंने कहा, उसने पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे भी पढ़ना है। मतलब हमने कहा कि यार मैं ब्रिट का डायमंड हूं, अगर ये लोग बच्चे लोग जिनके पास कोई ब्रिट की एजुकेशन नहीं है, अगर ये अपने खाली समय का इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो लानत है हमको कि हम अपने समय को कैसे बैठकर यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने तुरंत किताब निकाली और तुरंत वहां से पढ़ना मैंने शुरू किया। मैंने वहीं पर पढ़ा, और खत्म करते करते मैं यहां एक स्टोरी बता के जाना चाहूंगा। दिस इज द लास्ट थिंग। एक बार की बात है, एक बार ईगल का एक झुंड आसमान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और जाते 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 बहुत सारे ईगल क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने पंजों में दबा के रखते हैं। उसी में से एक ईगल का बच्चा वो छूट जाता है अपनी माँ के पंजों से और जा गिरता है मुर्गियों के एक झुंड में। मुर्गियों के झुंड में वो बच्चा गिर जाता है, और गिरने के बाद वो बच्चा वहां पे वो मुर्गियों के झुंड में वो सम्मिलित हो जाता है। उन्हीं के बच्चों के साथ खेलता है, उन्हीं के बच्चों के साथ दौड़ता है, और उन्हीं के जैसे कपड़े पहनता है, उन्हीं के जैसा गाना गाता है, उन्हीं के जैसा दानों को चुगता है, और उन्हीं के जैसा वो पल पल बढ़ के बड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जो माँ उसको पालती थी, मुर्गियों के बच्चों की माँ को वो भी माँ समझता था, माँ बोलता था। जब माँ का अंतिम समय आया तो उसने ईगल को बुलाया और उसने बोला कि बेटा ऊंचाई में वो चिड़ियों को देख रहे हो ना? तो उसने कहा कि हाँ माँ। बोले कि देखो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं? बोला कि हाँ माँ। बोले कि जानते हो बेटा तुम उतनी ऊंचाई उड़ सकते हो? बोला कि नहीं माँ, मैं कैसे उड़ सकता हूँ? मेरा भाई नहीं उड़ सकता है, मेरी बहन नहीं उड़ सकती है, मेरा चचेरा भाई नहीं उड़ सकता है, मेरा मौसेरा भाई नहीं उड़ सकता है, मेरा कजन ब्रदर नहीं उड़ सकता है, मैं तो नहीं उड़ सकता हूँ, मैं तो इन्हीं के जैसा हूँ।
लेकिन उसकी मां ने बताया कि नहीं बेटा, आज मेरा अंतिम समय आ गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, यू बिलोंग टू दैट स्काई। तुम उस आसमान को बिलोंग करते हो, तुम यहां जमीन में रहने के लायक नहीं हो, तुम तो ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो। लेकिन उस बच्चे को विश्वास नहीं हुआ, बोला कि नहीं मां। उसकी जाके गोद में छुप जाता है, बोलता है तुम ही मेरी मां हो, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूं, यही मेरा परिवार है, यही मेरे भाई बहन है, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन उसकी मां बोलती कि नहीं बेटा, तुम जा सकते हो, मेरी एक बात नहीं मान सकते हो, मैं जानती हूं कि मेरे जाने के बाद तेरी क्या स्थिति होगी, और मैं चाहती हूं कि जाने से पहले मैं तुम्हें, तुम्हारे मां बाप और तुम्हारी दुनिया को मैं सुपुर्द कर दूं। और वो उसको एक फील्ड में ले जाती है, उसको ऊंचाई की जगह पे ले जाती है और बोलती है कि बेटा यहां से उड़ना सीखो। वो बेचारा उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन चूंकि अपने आप को मुर्गी ही समझता है, इसलिए वो गिर पड़ता है, उसके मुंह में खून आ जाता है, उसके टखने फूट जाते हैं, और वो बेचारा आता है, बोलता है मां मैंने कहा था ना कि मैं उड़ नहीं सकता। तो उसकी मां बोलती है नहीं बेटा, तुम उड़ सकते हो, मैं जानती हूं तुम उड़ सकती हो, मैं तुम्हारा सत्य जानती हूं, बेटा फिर से प्रयास करो। वो फिर से जाता है, फिर से उड़ने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। मां उसको फिर से शाबाशी देती है कि बेटा उड़ने का प्रयास करो, फिर उठो, फिर उड़ो। वो उड़ता है, फिर गिर जाता है, फिर 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 थोड़ा ऊंचा उठता है, फिर थोड़ा ऊंचा उठता है, फिर थोड़ा ऊंचा उठता है, और उड़ते उड़ते आसमान में वो उड़ जाता है। बॉस, कहीं ना कहीं इसकी कहानी हम लोगों तक भी मिलती है। हम और आप जिस सोसाइटी और जिस समाज में रहते हैं, जिस दिन आप ऐसी मीटिंग में आते हैं, एक स्पॉन्सर जो आपकी मां के समान होता है, वो आपको बताता है यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस, यू बिलोंग टू दिस प्लेस। आप यहां पर एक नई उड़ान उड़ सकते हैं। आप बोलते हैं कि आप प्लैटिनम नहीं जा सकते हैं, आपका अपलाइन बोलता है कि बेटा तुम प्लैटिनम जा सकते हो। वन मोर प्लान, वन मोर नो, वन मोर प्लान, वन मोर नो, वन मोर प्लान, वन मोर यस, वन मोर नो, वन मोर यस, वन मोर नो, एंड फाइनली यू हिट द डायमंड शेप, यू हिट द डायमंड शेप। और यही आपकी कहानी होती है, आपकी डिसबिलीफ और बिलीफ, डिसबिलीफ और बिलीफ, बिलीफ एंड डिसबिलीफ एक दिन आपको सफल बना देती है। जब आप इस खेल से निकलकर भागने का प्रयास करेंगे, हम तो क्या, भगवान भी आपको डायमंड नहीं बना सकते हैं। और जब तक आप इस खेल में रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से नहीं रोक सकती है। और मैं यही अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा। तुम जवाब रखना, मेरी ये मेहनत बेकार ना जाए, तुम हिसाब रखना। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।